हेलो एवरीवन। लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया था इलेक्ट्रिक फ्लक्स और गाउस लॉ के बारे में, और उसमें हमने एग्जांपल भी लिया था। लास्ट लेक्चर में हमने ये भी डिस्कस किया था कि जो गाउस लॉ होता है और कूलम्ब्स लॉ होता है, बेसिकली दे आर द सेम लॉज एंड इन डिफरेंट फॉर्म्स। उसी लेक्चर में हमने गाउस लॉ की डिफरेंशियल फॉर्म और इंटीग्रल फॉर्म भी आपको बताई थी। आज हम उस पर बेस्ड कुछ एग्जाम्पल्स करेंगे और साथ ही साथ कुछ एप्लीकेशन ऑफ गाउस लॉ भी हम करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। तो पहला न्यूमेरिकल है फाइंड आउट इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू साइड्स। ये साइड्स दिए हुए हैं और ये क्यूब है। मैं आपको बता दूं ये क्यूब है हैविंग साइड ए। ओके, इनके थ्रू ये जो शेडेड साइड है उस साइड के थ्रू कितना फ्लक्स निकलेगा, इस साइड के थ्रू जिधर ये येलो कलर का शेड है यहाँ से कितना फ्लक्स निकलेगा हमें ये बताना है। तो सबसे पहले हम इसको कर लेते हैं, राइट। तो अगर मैं बात करूं तो इस सेकंड वाले पॉइंट में जो चार्ज है वो क्यूब के अंदर एनक्लोज्ड है, राइट। अब आप रिकॉल करें गाउस के लॉ को। गाउस का लॉ क्या बोलता है दैट इलेक्ट्रिक फ्लक्स पासिंग थ्रू एनी क्लोज सरफेस इज इक्वल टू 1/ε0 टाइम्स द टोटल चार्ज एनक्लोज्ड बाय दैट सरफेस। अभी यहाँ पे ये क्लोज सरफेस है। कैन यू सी दिस क्यूब इज अ क्लोज सरफेस, और क्लोज सरफेस होने की वजह से इससे अंदर से जितना भी फ्लक्स बाहर निकलेगा या इसके अंदर जाएगा वो किस पे डिपेंड करेगा, इसके अंदर कितना चार्ज है। तो हम लिख सकते हैं यूजिंग गाउस लॉ फ्लक्स पासिंग थ्रू दिस होल क्यूब कितना हो जाएगा, क्यूब के थ्रू कितना पास होगा, Q/ε0, राइट। तो ये तो है जो टोटल क्यूब के थ्रू पास होगा, लेकिन हमें तो केवल ये शेडेड साइड के अलोंग फाइंड आउट करना है। तो हम कैसे करेंगे, देखिए क्यूब की 6 साइड्स होती हैं, तो 6 साइड से मिलके इतना फ्लक्स जा रहा है। देयरफॉर फ्लक्स थ्रू वन साइड ये हो जाएगा हमारे पास, फ्लक्स थ्रू वन साइड विल बी 1/6 Q/ε0। ओके, क्योंकि ये 6 फेसेस से जा रहा है, राइट। वी शुड राइट वन फेस। ओके, तो फेस तो आ जाएगा Q/6ε0। ये 6 फेसेस से इतना फ्लक्स जा रहा है, तो एक फेस से कितना जाएगा, इस फेस से 1/6ε0। अब देखिए फर्स्ट वाले पार्ट में क्या है, जो चार्ज प्लेस्ड है वो कॉर्नर ऑफ क्यूब प्लेस है। अब इस क्यूब के कॉर्नर पे आपको पता है जब हम क्यूब का कॉर्नर लेंगे तो यहाँ पे आप देखेंगे कि ये जो चार्ज है ये 8 क्यूब्स, इसके बगल में भी जो क्यूब होगा वो भी इस चार्ज को शेयर कर रहा होगा, इसके पीछे जो क्यूब होगा वो भी शेयर कर रहा होगा, इसके पीछे जो क्यूब होगा वो भी शेयर कर रहा होगा, इसके नीचे भी जो क्यूब होंगे वो भी शेयर कर रहे होंगे। यानी कि ये जो एक सिंगल चार्ज है वो 8 क्यूब शेयर कर रहे होंगे, राइट। आपने सॉलिड स्टेट फिजिक्स में पढ़ा होगा जहाँ पे पर्टिकुलर एटम कितने क्यूब में डिस्ट्रीब्यूट होता है, तो ये 8 क्यूब्स में डिस्ट्रीब्यूट होगा। तो इसलिए हमारे पास आ जाएगा 1/8 ऑफ क्यू चार्ज, जो कि इस पूरे क्यूब के अंदर एनक्लोज्ड है। क्यू चार्ज टोटली एनक्लोज नहीं है, केवल Q/8 पार्ट ही उसका एनक्लोज्ड है। तो इतना तो हो गया टोटल एनक्लोज्ड चार्ज, राइट। यानी कि अगर मैं टोटल क्यूब से बात करूं तो Q/8/ε0 फ्लक्स निकलेगा इस क्यूब से, क्योंकि इस क्यूब के अंदर इतना चार्ज एनक्लोज्ड है, डिवाइडेड बाय ε0 इज द फ्लक्स अकॉर्डिंग टू गाउस लॉ। बट आप ध्यान से देखिए, जो ये वाली फेस है, ये वाली फेस है और ये वाली फेस है, नीचे बॉटम वाली, पीछे वाली और उसके साइड वाली, ये तीनों फेसेस फ्लक्स में कंट्रीब्यूट नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे, क्योंकि इसकी जो लाइन होगी वो पैरेलल पास हो जाएगी इनके, राइट, ऐसे पैरेलल पास हो जाएगी। लेकिन एरिया वेक्टर किधर होता है, एरिया के परपेंडिकुलर, और लाइन है प्लेन के पैरेलल। तो प्लेन के पैरेलल और एरिया वेक्टर ऐसा है, तो एंगल कितना हो जाएगा तीनों फेसेस के लिए 90 डिग्री। बचे कौन कौन से फेस जिनसे फ्लक्स पास होगा, एक ये ऊपर वाला, एक ये साइड वाला, एक ये वाला। लेकिन हमें तो केवल साइड वाले से निकालना है। यानी कि जो ये फ्लक्स पास हो रहा है वो इन 3 फेसेस से पास हो रहा है, ऊपर वाले, साइड वाले और सामने वाले से। तो हमारे देयरफॉर शेडेड फेस से कितना फ्लक्स पास होगा, बताइए कितना होगा। ये हो जाएगा 1/3, क्योंकि ये जो टोटल है वो 3 फेसेस से पास हो रहा है केवल, राइट। बाकी 3 का कंट्रीब्यूशन तो 0 है। 1/3 और ये हो जाएगा Q/8ε0। तो ये कितना आ जाएगा 1/24 Q/ε0।
ओके, यहाँ पे हम गॉस लॉ अप्लाई कर रहे हैं। सिमिलरली आपको पता है फेस में कितना कंट्रीब्यूशन होगा। अगर मैं फेस की बात करूं तो फेस में चार्ज, इस क्यूब के लिए चार्ज का कंट्रीब्यूशन होगा Q/2, क्योंकि फेस उस चार्ज को यानी कि दो क्यूब आपस में उसे बराबर बराबर बांटेंगे, तो Q/2 हो गया डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नॉट। ये तो है जो फ्लक्स पूरे के पूरे किससे पास हो रहा है, पूरे के पूरे क्यूब से पास हो रहा है, लेकिन हमें तो केवल शेडेड फेस का निकालना है। तो शेडेड फेस का कैसे निकालेंगे, अब ध्यान से देखिए, फिर से वही बात है कि जिस फेस के से टच होता हुआ चार्ज है उस पे तो कोई कंट्रीब्यूशन नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि जो लाइन है वो उस फेस के पैरेलल रहेंगी। उस फेस के पैरेलल रहने का मतलब लाइन ऐसे फेस के पैरेलल है और ऐसे ये परपेंडिकुलर है एरिया वेक्टर, क्योंकि एरिया वेक्टर हमेशा फेस के परपेंडिकुलर होगा, तो cos 90 बनेगा। और फ्लक्स क्या होता है E.A, तो E.A तो EA cos 90 0। तो इसके थ्रू तो कोई कंट्रीब्यूशन नहीं आएगा, तो कंट्रीब्यूशन किस किस के थ्रू जाएगा, बाकी जो 5 फेज बचे हैं उनके थ्रू क्या जाएगा, कंट्रीब्यूशन जाएगा। अब उनके थ्रू अगर कंट्रीब्यूशन जाता है तो ये तो है टोटल जो 5 फेसेस से जा रहा है, इतना फ्लक्स है, तो हमें तो एक फेज से निकालना है वो भी इससे, तो कितना आ जाएगा, देयरफॉर फ्लक्स पासिंग थ्रू शेडेड फेस कितना आ जाएगा 1/2, यहां पे है ही तो ये 10 हो जाएगा Q/ε। ओके, आई होप आपको ये पॉइंट समझ में आए होंगे। ये बेसिक कुछ एग्जांपल्स थे जो आपके गॉस लॉ की अंडरस्टैंडिंग को और मजबूत करेंगे। नाउ वी विल मूव टू नेक्स्ट एग्जांपल। नेक्स्ट एग्जांपल क्या है, फाइंड फ्लक्स पासिंग थ्रू ए स्क्वायर सरफेस एज शोन इन फिगर। अब देखिए ये स्क्वायर सरफेस दिया है और उसने क्या किया है, यहां पे हमें चार्ज दे दिया विच इज एट A/2 डिस्टेंस। अब इसका जो रियल वे क्या है वो आप कैसे निकालेंगे, आपके पास दो तरीके हैं फ्लक्स निकालने के। क्योंकि ये ओपन सरफेस है तो आप डायरेक्टली इस पे गॉस लॉ नहीं लगा सकते हैं, राइट, क्योंकि गॉस लॉ लगाने के लिए आपके पास कौन सा सरफेस होना चाहिए, क्लोज, ये आप ध्यान रखिए। तो ये स्क्वायर ओपन सरफेस है, तो इसके लिए आप क्या कर सकते हैं, इसके लिए आप कर सकते हैं कि यहाँ पे एक स्मॉल सा एरिया वेक्टर चूज कर लें, लेट्स से DA, और चूंकि ये 2 डायमेंशनल है तो DA को हम dx dy के टर्म्स में लिख सकते हैं, राइट। इसका इलेक्ट्रिक फील्ड इस पॉइंट पे निकालिए तो उसकी डायरेक्शन कुछ इधर की तरफ होगी। एरिया वेक्टर की डायरेक्शन आप ऐसे ले सकते हैं, इनके बीच का एंगल निकालिए और आपका आ जाएगा d∅e, स्मॉल एलिमेंट की वजह से जितना फ्लक्स होगा दैट इज E.dA। ओके, φe निकालने के लिए आप इस d∅e को क्या कर दीजिए, इंटीग्रेट कर दीजिए, तो आपका आंसर आ जाएगा। बट यहां पे एक बहुत इंपॉर्टेंट ट्रिक है। ट्रिक क्या है, ट्रिक कहें या कंसेप्ट कहें, जो भी आप कहना चाहें, वो ये है कि इस पूरे के पूरे प्रॉब्लम को हम गॉस लॉ की प्रॉब्लम में कन्वर्ट कर सकते हैं। क्यों, आप देखिए, अगर मैं इस पूरी प्रॉब्लम को, मान लीजिए मैं इसको यूज करके एक हाइपोथेटिकल क्लोज सरफेस बना सकता हूं, राइट, ऐसे ये मैंने एक हाइपोथेटिकल क्लोज सरफेस बना दिया ऐसे करके। ओके, अब इससे क्या फायदा हुआ, आप देखिए इसकी डिस्टेंस गिवन है A/2, वो भी इस स्क्वायर के सेंटर से। अब ये जो क्यूब बना है इसकी साइड भी A है, हमने अज्यूम कर ली। अब ये जो क्यूब बना है इसके सेंटर में ये है चार्ज, हमें कैसे पता चला, क्योंकि ये डिस्टेंस A/2 गिवन है। अब अगर सेंटर में चार्ज है और हमें तो केवल किससे फ्लक्स निकालना है, जो ये वाली फेस गिवन है, राइट, हमें तो स्क्वायर शीट से, बट हमें पता है अगर ये पूरा का पूरा क्यूब होता और उसके सेंटर में प्लस Q चार्ज होता तो टोटल फ्लक्स कितना होता, टोटल फ्लक्स थ्रू गॉसियन सरफेस, गॉसियन सरफेस, ये जो हाइपोथेटिकल सरफेस हमने बनाया है दैट इज कॉल्ड गॉसियन सरफेस, आपको ऑलरेडी पता होगा। सो ये आ जाएगा हमारे पास फ्लक्स इज इक्वल टू आ जाएगा हमारे पास Q/ε0। ये तो है जो इससे 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 सारी फेसेस से होके जा रहा है। अभी हमने ऊपर एग्जांपल किया है तो हम उसी चीज को यहाँ पे इंप्लीमेंट कर रहे हैं, लेकिन हमारे क्वेश्चन में तो यही पार्ट है और कुछ दिया ही नहीं है। तो देयरफॉर फ्लक्स थ्रू स्क्वायर सरफेस कितना हो जाएगा, अगर ये
6 फेसेस कंट्रीब्यूट कर रही हैं गॉसियन सरफेस का, तो फ्लक्स थ्रू स्क्वायर सरफेस दैट विल बी फ्लक्स थ्रू वन फेस ऑफ द क्यूब, और वो कितना हो जाएगा, फ्लक्स विल बी फ्लक्स वन फेस और स्क्वायर सरफेस विल बी 1/6 क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, या हमें इसको लिख सकते हैं Q/6 एप्सिलॉन नॉट। ओके, तो ये प्रॉब्लम एक्चुअली गॉस लॉ का प्रॉब्लम नहीं था, लेकिन चूंकि हमको ज्योमेट्री इस तरीके से गिवन थी कि हम उसको गॉस लॉ की प्रॉब्लम में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो यहां से आप कुछ सीख गए होंगे कि अगर हमें ओपन सरफेस दिया है और अगर कुछ इस तरीके की ज्योमेट्री हम बना सकते हैं तो हम जरूर बनाएंगे, क्योंकि गॉस लॉ से फ्लक्स निकालना ज्यादा आसान है कंपेयर टू उसकी डेफिनेशन से। नाउ वी विल मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन, एंड दिस इज वन ऑफ द इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आप चाहें तो इसको एज अ प्रैक्टिस प्रॉब्लम ले सकते हैं, इसीलिए ये प्रॉब्लम हमने यहाँ पे रखा है ताकि आप इसको थोड़ा प्रैक्टिस कर लें। लास्ट लेक्चर में हमने एंड में आपको कहा था कि आप अपना डाइवर्जेंस, कर्ल, ग्रेडियंट और इन चीज़ों को रिवाइज कर लीजिए। अगर आपने अभी तक रिवाइज नहीं किया है तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा आप यहाँ पे इस वीडियो को पॉज करें और वेक्टर अलजेब्रा और वेक्टर कैलकुलस से कोऑर्डिनेट सिस्टम वाले लेक्चर्स को देख लें, राइट। उसमें हमने डिस्कस किया है कि डाइवर्जेंस, कर्ल और ग्रेडियंट को डिफरेंट कोऑर्डिनेट सिस्टम कैसे लिखा जाता है और उनका यूज कैसे किया जाता है। अनटिल एंड अनलेस आपको वो चीज़ें नहीं आएंगी, आप यहाँ पे अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाएंगे। सो इट्स बेटर आप इस वीडियो को यहीं पे पॉज करें और उस प्लेलिस्ट में जाके आप चेक कर सकते हैं, वो प्लेलिस्ट अवेलेबल है, आप जाके उसको वहाँ से देख सकते हैं। चलिए, तो अभी हम इसको डिस्कस करेंगे। ये लिखा हुआ है ए क्लोज्ड हेमिस्फेरिकल बाउल। नाउ दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, you should always remember a closed hemispherical bowl। देखिए, जब भी आप कोई क्वेश्चन करें तो उसके हर एक वर्ड को ध्यान से देखें, क्योंकि अगर आपने ये छोटी सी चीज यहाँ पे छोड़ दी तो आपका क्वेश्चन गलत होने वाला है, राइट। क्योंकि हमने डिस्कस किया था कि जो हेमिस्फेरिकल सरफेसेस होते हैं दे आर ओपन सरफेसेस, राइट। लेकिन उसने कहा यहाँ पे क्लोज्ड है। क्लोज्ड है मतलब ये नीचे से भी बंद है, राइट, यहां से भी ये बंद है, राइट। दैट्स हाउ वी मेक इट क्लोज सरफेस। इज प्लेस्ड इन इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड हमको गिवन है, ये गिवन है, राइट। उसने कहा कि ये क्लोज सरफेस है और ये इलेक्ट्रिक फील्ड दिया। हमें सबसे पहले निकालना है इलेक्ट्रिक फ्लक्स पासिंग थ्रू हेमिस्फीयर। ये हमें सबसे पहले निकालना है, तो हम कैसे निकालेंगे, चलिए पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं। इलेक्ट्रिक फ्लक्स पासिंग थ्रू हेमिस्फीयर। ओके, अब देखिए इसमें जब हम फ्लक्स निकालेंगे तो फ्लक्स की डेफिनेशन कितनी है। सबसे पहले देखिए, अगर ये हेमिस्फीयर क्लोज्ड है, ध्यान रखिए इस बात को, आप भूलेंगे नहीं, ये उसने कहा है कि ये क्लोज्ड हेमिस्फीयर है। तो अगर ये क्लोज्ड हेमिस्फीयर है तो इसमें दो सरफेसेज हैं। एक तो ये वाली सरफेस है, दैट इज सरफेस नंबर 1, राइट, वी कैन राइट S1, और इसको हम लिख सकते हैं S2, राइट। जो नीचे वाला पोर्शन है उसको हम S2 लिख सकते हैं। तो हम क्या लिखेंगे, फ्लक्स पासिंग थ्रू हेमिस्फेरिकल सरफेस वुड बी phi इज इक्वल टू phi E। तो ये होगा phi E फ्रॉम S1 प्लस phi E फ्रॉम S2। दोनों जो फ्लक्स हैं phi S1 से और phi S2 से जो भी पास होगा, जितनी भी नंबर ऑफ लाइंस पास होंगी, हम उन दोनों को क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे, राइट। तो इससे जितनी पास हुई प्लस इससे जितनी पास हुई, उन दोनों को, तो हम दोनों के लिए अलग अलग क्या निकालेंगे, फ्लक्स फाइंड आउट करेंगे और उन दोनों को ऐड कर देंगे। क्योंकि फ्लक्स स्केलर क्वांटिटी है तो उसको ऐड करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, उसको सिंपली ऐड कर सकते हैं जैसे हम न्यूमेरिक्स को ऐड करते हैं, ठीक है। अब देखिए ध्यान से, पहला क्वेश्चन जो मेरा आपसे ये है, ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है ये यूनिफॉर्म है या नॉन यूनिफॉर्म है। ओके, सबसे पहला क्वेश्चन है। तो आप देखेंगे तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा है, नॉन यूनिफॉर्म। देखिए ये पूरा इलेक्ट्रिक फील्ड पोजीशन कोऑर्डिनेट्स पे डिपेंड कर रहा है, r, थीटा, फाई, तो इसलिए ये नॉन यूनिफॉर्म है।
अगर इसी की जगह यूनिफॉर्म फील्ड होता तो क्या सिचुएशन होती, हम नेक्स्ट एग्जांपल में इसको डिस्कस कर लेंगे। लेकिन अभी फिलहाल ये नॉन यूनिफॉर्म फील्ड है, इसके लिए हमें फ्लक्स निकालना है। सो देयरफॉर फ्लक्स पासिंग थ्रू S1, क्या है डेफिनेशन फ्लक्स की, हम डेफिनेशन को यूज करेंगे। देखिए यहां पे हमें डेफिनेशन को यूज करना पड़ेगा। रीजन क्या है कि हमारे पास यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड गिवन है, लेकिन हमें ये नहीं पता है कि उसके अंदर कितना चार्ज एनक्लोज्ड है। अगर इसके अंदर चार्ज एनक्लोज दिया होता फिर तो कोई प्रॉब्लम थी ही नहीं। क्यों नहीं प्रॉब्लम थी? क्योंकि फिर हम डायरेक्टली गाउस लॉ को अप्लाई कर सकते थे, क्योंकि गाउस लॉ तभी अप्लाई हो पाएगा जब हमें चार्ज गिवन होगा। यहां पे हमें इलेक्ट्रिक फील्ड गिवन है, ठीक है, तो हम यहां पे फ्लक्स फाइंड आउट कर लेंगे। नाउ गाउस लॉ को हम डिफरेंट फॉर्म में भी अप्लाई करेंगे, बट अभी हम इसको डेफिनेशन से फ्लक्स फाइंड आउट करवा रहे हैं। तो डेफिनेशन से फ्लक्स क्या हो जाएगा? फ्लक्स हो जाएगा E डॉट ds, E डॉट ds, दिस इज द इलेक्ट्रिक फ्लक्स, ओके। और जो S है, ध्यान से देखिए, S1 जो है ये वेयर R इज कांस्टेंट। तो अगर मैं इसका ds लिखूं, आप याद कीजिए इसके लिए dsr की वैल्यू क्या आती थी? इसके लिए dsr की वैल्यू आती है, अगर आपको याद होगा, r स्क्वायर वेयर r इज द रेडियस ऑफ द स्फीयर साइन थीटा d थीटा d फाई। आई होप सभी को याद होगा, ये स्पेरिकल कर्व सरफेस ऑफ स्फीयर का सरफेस एलिमेंट है, राइट। आप जाके एक बार जरूर देखिएगा कोऑर्डिनेट सिस्टम्स, उसमें हमने ये सारी चीजें डिस्कस कर ली हैं, ओके, क्योंकि वो बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। अगर आपको वो नहीं आता है तो आप नहीं, तो क्योंकि ये सरफेस जो है ये कर्व सरफेस ऑफ स्फीयर है, हेमिस्फीयर है, लेकिन लिमिट्स चेंज हो जाएंगी, लेकिन है तो स्फीयर का पार्ट, तो इसलिए हम इसमें कांस्टेंट r वाला, क्योंकि इसके सरफेस के हर एक पॉइंट पे r क्या रहने वाला है? कांस्टेंट रहने वाला है। ये वाला जो नीचे वाला सरफेस है ये कांस्टेंट थीटा वाला सरफेस है, अगर आपको याद होगा इसको हम लिख सकते हैं ds थीटा, राइट। और थीटा भी कब? जब थीटा 90 डिग्री है, राइट। इन दैट केस जो हमारे पास फॉर्मूला आता था वो आता था हमारे पास r साइन थीटा, एंड साइन थीटा भी नहीं आएगा क्योंकि थीटा 90 डिग्री है, तो यहां पे आ जाएगा r dr d फाई, ओके। आपको अगर ये ध्यान होगा तो ये हमने सरफेस एलिमेंट निकाला था डिस्क का, क्योंकि ये नीचे हमारा क्या बनने वाली है? डिस्क बनने वाली है, आप ये चीज ध्यान रखिए, राइट। तो इसलिए हमने ये डिस्क का, अब हमें दोनों के सरफेस एलिमेंट पता है। अगर मैं इसकी बात करूं तो इसका हो जाएगा ये थीटा कैप, जो डायरेक्शन होती है इसकी क्या होती है? थीटा कैप डायरेक्शन। अब हम इसके लिए क्या करेंगे? सबसे पहले फाई S1 कैलकुलेट करेंगे। चलिए फाई S1 कैलकुलेट करते हैं। तो याद रखिए ये सरफेस इंटीग्रल है, तो ये आ जाएगा, डबल इंटीग्रेशन लिख लेते हैं, ये E का पूरा फॉर्मूला लिख देते हैं, दैट इज r cos थीटा r कैप प्लस r साइन थीटा थीटा कैप प्लस r साइन थीटा cos फाई फाई कैप, ओके। अब यहाँ पे हमें सरफेस एलिमेंट लिखना पड़ेगा डॉट, क्योंकि E लिख लिया, अब डॉट ds लिखने की बारी है। ds हमने बताया जो फर्स्ट वाला सरफेस है उसके लिए क्या है? r स्क्वायर साइन थीटा d थीटा d फाई। तो ये आ जाएगा हमारे पास, हम इसकी रेडियस को कैपिटल R ले लेंगे, राइट। तो इस प्रॉब्लम में नहीं गिवन है अभी, लेकिन इसकी रेडियस को हम कैपिटल R ले लेंगे। तो ये आ जाएगा हमारे पास r स्क्वायर साइन थीटा d थीटा d फाई और r कैप आएगा, ध्यान दीजिए। अब चूंकि ये इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट है, तो आप बताइए ये r है, r कैप है यहाँ पे, तो केवल कौन सा वाला डॉट प्रोडक्ट सरवाइव करेगा? ये वाला। तो हम इसको लिख सकते हैं, ये r की जगह कैपिटल R रख देंगे, राइट, क्योंकि ये सरफेस किसके लिए है? ये सरफेस जो है ये r इज इक्वल टू, इस सरफेस में r इज इक्वल टू क्या है? कैपिटल R है। तो हमने इस r की जगह कैपिटल R रख देंगे, तो आ जाएगा r cos थीटा r स्क्वायर साइन थीटा r स्क्वायर साइन थीटा d थीटा d फाई, ओके। आई होप सबको समझ में आया, बिकॉज ये डॉट प्रोडक्ट है। तो डॉट प्रोडक्ट क्या होता है? r कैप वाला r कैप वाले के साथ, थीटा कैप वाला थीटा कैप के साथ, फाई कैप वाला
फाई कैप के साथ मल्टीप्लाई हो जाता है कोफिशिएंट। और यहाँ थीटा कैप है नहीं सरफेस एलिमेंट में, तो ये वाला भी जीरो हो जाएगा, ये वाला भी जीरो, प्रोडक्ट जीरो हो जाएगा। यहाँ पे ये आर स्क्वायर और ये, तो हमारे पास क्या बच गया, ये आ जाएगा हमारे पास आर क्यूब आ गया, तो ये आ जाएगा कॉस थीटा साइन थीटा डी फाई। तो इसका इंटीग्रेशन हम करेंगे, इसको हम 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे एंड 2 से डिवाइड कर देंगे, राइट। तो क्या हो जाएगा, ये बन जाएगा साइन 2 थीटा का फॉर्मूला और ये डी थीटा। यहां से हम एक इंटीग्रेशन हटा देते हैं और ये डी फाई अलग से, राइट। अब देखिए सिचुएशन हमारे पास कैसी है, सिचुएशन ये है कि ये हेमिस्फेरिकल बॉल ऐसा है और ये है और ये जेड एक्सिस है। तो थीटा एंगल जो होता है वो जेड एक्सिस से जो एंगल होता है वो थीटा होता है। तो थीटा तो यहां से 0 डिग्री से, और जब घूम के यहां तक जाएगा तो केवल कितना एंगल बनेगा थीटा का, π/2। तो एंगल 0 से π/2 जाएगा, ओके। अगर हम अब बात करें यहाँ पे फाई की वैल्यू कितनी जाएगी, तो फाई देखिए, फाई क्या होता है, ये हॉरिजॉन्टल वाला एंगल। तो अगर वो कंप्लीट सर्कल बना रहा है तो 0 to 2π। तो चूंकि यहाँ पे कंप्लीट सर्कल बनाएगा वो नीचे हॉरिजॉन्टल वाला कंपोनेंट, इसलिए ये 0 to 2π जाएगा। तो ये हमारे पास कितना आ जाएगा बताइए, ये आ जाएगा r³/2 साइन 2 थीटा का इंटीग्रेशन कॉस 2 थीटा नेगेटिव का /2, राइट। और ये आ जाएगा 0 to π/2, और इसकी वैल्यू तो सभी को पता है 2π आ जाएगी। जब वैल्यूज पुट करेंगे ये 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो ये आ जाएगा πr³/2। यहां से जब वैल्यूज पुट करेंगे ध्यान से देखिए, cos पाई की वैल्यू बताइए, cos पाई की वैल्यू कितनी है, π/2 रखेंगे तो cos पाई आएगा, cos पाई की वैल्यू -1, तो माइनस +1, नेगेटिव, फिर नेगेटिव प्लस, cos 0 की वैल्यू 1, तो ये 1 + 1, तो ये आ जाएगा हमारे पास πr³। सो दिस इज द फ्लक्स पासिंग थ्रू कौन सा सरफेस, ये जो ऊपर वाला सरफेस है, हमने इसके थ्रू फ्लक्स निकाल लिया, उसकी वैल्यू आ गई πr³। फ्लक्स पासिंग थ्रू फर्स्ट सरफेस इज πr³। अब हमें निकालना है फ्लक्स पासिंग थ्रू सेकेंड सरफेस S2। सो फ्लक्स पासिंग थ्रू S2 क्या हो जाएगा, डेफिनेशन लिखेंगे, यह आ जाएगा E.ds। लेकिन S कौन सा है इस समय, कौन सा S है, ds थीटा, क्योंकि इस पर्टिकुलर डिस्क के लिए थीटा क्या है, कांस्टेंट, और थीटा की वैल्यू क्या है 90 डिग्री, राइट। यहाँ पे अगर मैं बात करूं तो ये 0 एंगल से बनाएगा, तो 0 से इस पॉइंट पे एंगल कितना बनेगा, थीटा 90 डिग्री बनेगा, तो थीटा 90 डिग्री है। तो यहाँ पे हम वैल्यूज रख देंगे, E की वैल्यू सबसे पहले रखेंगे, तो ये आ जाएगा r cos थीटा प्लस r sin थीटा cos फाई, r cos थीटा प्लस r sin थीटा, ये r कैप है, ये थीटा कैप है, प्लस r sin थीटा cos फाई, r sin थीटा cos फाई कैप, राइट। डॉट यहाँ पे आ जाएगा डॉट, और यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, ए एलिमेंट, तो r dr d फाई, डायरेक्शन थीटा कैप। चलिए अब हम क्या करेंगे, इसका डॉट प्रोडक्ट लेंगे। तो डॉट प्रोडक्ट में केवल कौन कौन से टर्म सर्वाइव करेगा, एक तो ये वाला टर्म इसके साथ सर्वाइव करेगा, क्योंकि बाकी ये दोनों तो जीरो हो जाएंगे, क्योंकि r डॉट थीटा भी जीरो होता है और r डॉट फाई भी जीरो होता है, बिकॉज ये ऑर्थोगोनल वेक्टर्स हैं। आपको बताया था उस टाइम पे ऑर्थोगोनल वेक्टर्स हैं। तो यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा, यहाँ इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा डबल इंटीग्रेशन। ध्यान रखिए थीटा इज इक्वल टू इस समय क्या है, कांस्टेंट है, और वो कितना है 90 डिग्री या π/2, तो क्या आ जाएगा r sin थीटा, और ये आ जाएगा r dr d फाई, ये आ जाएगा। तो इन दोनों का प्रोडक्ट बचेगा, बाकी सब जीरो हो जाएगा। तो यहां से देखिए थीटा इज इक्वल टू 90 रखेंगे तो साइन 90 कितना हो जाएगा 1, तो यहाँ पे हमारे पास केवल क्या बचेगा r² dr, ये एक r है, एक r ये है, और ये आ जाएगा d फाई। चलिए अब r की लिमिट कहां से कहां तक जाएगी, 0 to R। देखिए ध्यान से, ये हमारे पास डिस्क है ये, तो इसके लिए r की लिमिट कहां से कहां तक जाएगी, 0 से R तक। और फाई की लिमिट तो अभी हमने डिस्कस किया था, पूरी डिस्क अगर बनानी है तो फाई को कहां से कहां तक मूव करना होगा, 0 से 2π तक। तो ये हमारे पास आ जाएगा r³ 0 to r, और d फाई की वैल्यू कितनी हो जाएगी 2π। ओके, इसका इंटीग्रेशन 2π। चलिए
अब इसको लिमिट रख देते हैं तो ये आ जाएगा 2π/3, राइट, और ये r³ आ जाएगा। इसकी लिमिट रखेंगे तो कितना आएगा, r³/3 आएगा, उसको हमने लिख दिया। तो इसको लिख देते हैं 2/3πr³। दिस इज फ्लक्स पासिंग थ्रू S2। ओके, सो देयरफॉर नेट फ्लक्स पासिंग थ्रू हेमिस्फेरिकल सरफेस कितना हो जाएगा, नेट फ्लक्स पासिंग थ्रू हेमिस्फेरिकल surface will be flux passing through hemispherical surface will be phi e from S1 plus phi e from S2। तो ये कितना आ जाएगा, πr³ प्लस 2/3πr³। तो ये कितना आ गया हमारे पास टोटल 5/3πr³। तो ये आ जाएगा नेट फ्लक्स पासिंग थ्रू दैट हेमिस्फेरिकल सरफेस विच इज क्लोज्ड वन हियर इज 5/3πr। आप इसको दूसरे मेथड से भी निकाल सकते हैं, अभी हम थोड़ी देर में डिस्कस करेंगे कि वो मेथड क्या है। ओके, चलिए नेक्स्ट हमें पूछा हुआ है इसी क्वेश्चन में कैलकुलेट द चार्ज डेंसिटी। नाउ ये क्वेश्चन जो है, ये क्वेश्चन में आपको इंटीग्रल फॉर्म भी अप्लाई करनी थी और डिफरेंशियल फॉर्म भी अप्लाई करनी है। मैं बताता हूं दोनों कैसे कैसे अप्लाई करनी है। ध्यान रखिएगा, ये हमारा पहला आंसर आ गया जिसने हमें बताया है टोटल फ्लक्स कितना पास हो रहा है इस सरफेस से। अब चार्ज डेंसिटी हम कैसे निकालेंगे, आपको अगर लास्ट लेक्चर याद होगा तो लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया था कि हमें अगर चार्ज डेंसिटी निकालनी है तो हमें डिफरेंशियल फॉर्म ऑफ गाउस लॉ यूज करना है। डिफरेंशियल फॉर्म ऑफ गाउस लॉ क्या है, डाइवर्जेंस ऑफ E इज इक्वल टू रो अपॉन एप्सिलॉन नॉट, वेयर रो इज द चार्ज डेंसिटी। तो यहां से चार्ज डेंसिटी आ जाएगी एप्सिलॉन नॉट डाइवर्जेंस ऑफ E। तो दिस इज इक्वेशन नंबर 2। सो अभी हमें क्या निकालना है, डाइवर्जेंस ऑफ E, और E हमें क्या दिया है, E अगर आपको याद होगा तो हमें दिया है r cos थीटा r कैप प्लस r sin थीटा थीटा कैप प्लस r sin थीटा cos फाई फाई कैप। अब देखिए ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड गिवन है ये स्पेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम में गिवन है, और आपको पता है डाइवर्जेंस की हमें स्पेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम में फॉर्मूला पता होना चाहिए। चलिए आप लोगों ने भले ही वो कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम देख लिया होगा, मैं आपको फिर भी यहाँ पे रिवाइज करवा देता हूँ और आपको ये चीज़ हमेशा याद रहनी थी। तो मैंने बताया था कि अगर कोई भी वेक्टर ऐसा दिया है हमें जैसे स्पेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट में, दैट इज ई आर आर कैप प्लस ई थीटा थीटा कैप प्लस ई फाई फाई कैप अगर हमें गिवन है, ये स्पेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम का है। सो इन दैट केस जो डाइवर्जेंस ऑफ E आएगा वो हम कैसे लिखेंगे, ध्यान से देखें। तो हमने बताया था इन जनरल जो फॉर्मूला बताया था वो था 1/FGH, याद होगा आपको, ये था डेल बाई डेल U, और यहाँ पे आ जाएगा ये GH। अगर U आया है तो GH आता था, और यहाँ पे ER जो rth कंपोनेंट है, प्लस यहाँ पे डेल ओवर डेल V, और यहाँ पे क्योंकि ये सेकंड है तो G नहीं आएगा, FH आता था, और ये आ जाएगा E थीटा प्लस डेल ओवर डेल W, और ये आता था हमारे पास FG आएगा यहाँ पे, और E फाई। और स्पेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम तो कोई भी वेक्टर हम इस तरीके से लिख पा रहे थे वहां पे EU U कैप E V V कैप प्लस E W W कैप, राइट। और वहां पे हमें एक और चीज पता थी, U V एंड W आर द कोऑर्डिनेट्स। तो स्पेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट के टर्म्स में U हो गया R, V हो गया थीटा एंड W हो गया फाई। ओके, और जो FGH थे ये तीन कोफिशिएंट्स हमने बताए थे डिफरेंट कोऑर्डिनेट सिस्टम के लिए। स्पेरिकल पोलर की बात करूं तो E R और R sin थीटा। ओके, चलिए अभी हम इसके लिए फॉर्मूला बना देते हैं फिर। तो यहाँ पे डाइवर्जेंस ऑफ E का फॉर्मूला क्या आना चाहिए स्पेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम में, बताइए। 1/FGH, तो 1R sin थीटा, इनका मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 1/R² sin थीटा। यस, ये आ जाएगा डेल ओवर डेल U क्या है, दैट इज फर्स्ट कोऑर्डिनेट। फर्स्ट कोऑर्डिनेट क्या है, R, सो ये डेल ओवर डेल R। GH, G और H को मल्टीप्लाई करना है तो ये R और R sin थीटा मल्टीप्लाई होगा R² sin थीटा,
और EU, देखिए ये EU है, राइट। तो EU क्या हो गया हमारे पास, EU हमारे पास अभी क्या है, ER है, तो ये आ जाएगा ER, ओके, प्लस डेल ओवर डेल थीटा, राइट, डेल ओवर डेल थीटा, क्योंकि V सेकंड कोऑर्डिनेट है जो कि थीटा है, और उसके टर्म में क्या आएगा, ये वाला और ये वाला मल्टीप्लाई होगा, सेकंड वाला मल्टीप्लाई नहीं होगा क्योंकि सेकंड कोऑर्डिनेट है, तो सेकंड वाला नहीं आएगा, तो ये आ जाएगा R साइन थीटा, और क्या आ जाएगा हमारे पास, E थीटा, राइट, प्लस डेल ओवर डेल फाई, क्योंकि थर्ड कोऑर्डिनेट है तो ये फर्स्ट और सेकंड कोफिशिएंट आएंगे केवल, तो R, ओके, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे R आएगा, और क्या आ जाएगा, E फाई। तो ये हमारा हो गया इन टर्म्स ऑफ स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम डाइवर्जेंस का फॉर्मूला। अब हमें फिलहाल यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड ये दिया है, तो ER की वैल्यू हमें क्या दी है, R cos थीटा, E थीटा की वैल्यू क्या दी है, R sin थीटा, और E फाई की वैल्यू क्या दी है, तो R sin थीटा cos फाई। तो इसको हम लिख सकते हैं ER, इसको हम लिख सकते हैं E थीटा, और इसको हम लिख सकते हैं E फाई। तो सारी वैल्यूज रख दीजिए, तो ये आ जाएगा 1/r स्क्वायर साइन थीटा डेल ओवर डेल R स्क्वायर साइन थीटा ऑलरेडी है, और यहाँ पे R cos थीटा मल्टीप्लाई में होगा क्योंकि ER की वैल्यू R cos थीटा है, तो क्या आ जाएगा हमारे पास, यहाँ पे मल्टीप्लाई करने के बाद क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा हमारे पास R क्यूब एंड साइन थीटा एंड cos थीटा मल्टीप्लाई होगा, तो साइन थीटा cos थीटा, राइट, ये आ जाएगा, प्लस डेल ओवर डेल थीटा, ये आ जाएगा हमारे पास R साइन थीटा यहाँ पे ऑलरेडी है, और E थीटा की वैल्यू क्या है, R साइन थीटा है, तो क्या आ जाएगा, R स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, तो आ जाएगा R स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, प्लस डेल ओवर डेल फाई, R यहाँ पे ऑलरेडी है, और इसकी वैल्यू क्या है, R साइन थीटा कॉस फाई, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा R स्क्वायर साइन थीटा कॉस फाई। सो अब हम फर्दर इसको सॉल्व कर लेते हैं, तो ये आ जाएगा 1/r स्क्वायर साइन थीटा। अब तो सिंपल डेरिवेटिव बचा है, इसको अगर डेरिवेटिव करेंगे तो ये आ जाएगा 3r स्क्वायर, राइट, ये आ जाएगा साइन थीटा कॉस थीटा, क्योंकि जब r के रिस्पेक्ट में पार्शियल डेरिवेटिव कर रहे हैं तो बाकी सारे वेरिएबल्स क्या रहेंगे, कांस्टेंट। अभी यहाँ पे थीटा के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं तो r स्क्वायर ही रहने वाला है, और साइन स्क्वायर थीटा का क्या आ जाएगा, 2 साइन थीटा आएगा, और फिर साइन थीटा का दोबारा से करना पड़ेगा तो आ जाएगा cos थीटा, प्लस यहाँ पे फाई के रेस्पेक्ट में करेंगे तो r और थीटा कांस्टेंट रहेंगे, तो r स्क्वायर रह जाएगा, ये क्या आ जाएगा, साइन थीटा, और cos फाई का क्या आएगा, माइनस साइन फाई, ओके। तो ये हमारे पास आ गया, देखिए r स्क्वायर साइन थीटा से डिवाइड कर दीजिए, जब r स्क्वायर साइन थीटा से आप डिवाइड कर देंगे तो यहाँ से ये हट जाएगा, यहाँ से r स्क्वायर साइन थीटा है, यहाँ से ये हट जाएगा, तो अंदर क्या बचेगा हमारे पास, 3 cos थीटा प्लस यहाँ से 2 cos थीटा, 3 cos थीटा प्लस 2 cos थीटा माइनस और यहाँ से आ जाएगा ये साइन फाई। तो ये हमारे पास आ गया डाइवर्जेंस ऑफ E। हम इस तरीके से डाइवर्जेंस, इसको हम फर्दर अगर लिखें तो 3 cos थीटा प्लस 2 cos थीटा आ जाएगा 5 cos थीटा माइनस साइन फाई, आ जाएगा हमारे पास डाइवर्जेंस ऑफ E, ओके। बट हमें कैलकुलेट करना था रो चार्ज डेंसिटी, हमने क्या कैलकुलेट कर लिया, ये हमने कैलकुलेट कर दिया, तो यहां से हम चार्ज डेंसिटी कैलकुलेट कर सकते हैं। तो चार्ज डेंसिटी क्या आ जाएगी, देखिए, देयरफॉर चार्ज डेंसिटी वुड बी, देयरफॉर रो वुड बी, रो का फॉर्मूला आपको हमेशा ध्यान रखना है, तो हम ऐसे निकाल लेंगे। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड गिवन है तो आप इस तरीके से निकाल लेंगे, पहले उसका डाइवर्जेंस निकालेंगे और फिर आप इसको फाइंड आउट कर लेंगे। तो ये आ जाएगा एप्सिलॉन नॉट, और ये हम वैल्यू रख देंगे, दैट इज 5 cos थीटा माइनस साइन फाई, तो ये आ जाएगा हमारे पास रो, ओके। तो आई थिंक इसमें किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, राइट। अब थर्ड ऑप्शन हमें पूछा हुआ है कि कैलकुलेट द टोटल चार्ज एनक्लोज्ड। देखिए इसमें हम क्या अप्लाई करेंगे, हमें पता है कि जो गॉसियन सरफेस हमको दिया था या जो सरफेस दिया है दैट इज अ क्लोज सरफेस, राइट, एंड क्लोज सरफेस हमको दिया है इस तरीके से, दैट इज हेमिस्फेरिकल सरफेस, और इस पूरे हेमिस्फेरिकल सरफेस से जो फ्लक्स पास हो रहा है वो कितना पास हो रहा है, 5/3 पाई
आर क्यूब। ये हम कैलकुलेट कर चुके हैं, फर्स्ट पार्ट में हमने यही कैलकुलेट किया था, राइट। सो अब हमें निकालना है टोटल चार्ज एनक्लोज। देयरफॉर टोटल चार्ज एनक्लोज कितना हो जाएगा? देखिए अब ये क्लोज सरफेस है। अब अगर ये क्लोज सरफेस है तो हमें पता है गाउस लॉ से हमें पता है जो ये फ्लक्स होगा वो किसके बराबर आएगा? क्यू एनक्लोज्ड अपॉन एप्सिलॉन नॉट के बराबर आएगा, राइट है। तो यहां से हम क्यू एनक्लोज निकाल सकते हैं। क्यू एनक्लोज कितना हो जाएगा? क्यू एनक्लोज हो जाएगा हमारे पास 5/3 पाई आर क्यूब और साथ में किससे मल्टीप्लाई हो जाएगा? एप्सिलॉन नॉट से। तो ये बहुत आसान था थर्ड ऑप्शन। अगर हमें फ्लक्स पता है किसी भी क्लोज सरफेस से कितना फ्लक्स पास हो रहा है तो हम वहां से ये फाइंड आउट कर सकते हैं गाउस लॉ को अप्लाई करके। दिस इज द गाउस लॉ। बट ध्यान दीजिए ये गाउस लॉ तभी एप्लीकेबल है, मैं बार बार आपसे कह रहा हूं, जब जो सरफेस है वो क्लोज सरफेस है। और यहाँ पे हेमिस्फेरिकल सरफेस उसने क्वेश्चन में आपको मेंशन किया था, मैंने क्लोज सरफेस बोला था, राइट है। आई होप ये क्वेश्चन आपको सभी को समझ में आया होगा। आप लोग इसमें से एक चीज़ ध्यान रखिए कि आपको ये फॉर्मूले अगर याद नहीं है तो आपके लिए ये बहुत बड़ी मुसीबत लेके आएंगे, राइट। और आप उस चीज़ से कभी बाहर नहीं आ पाएंगे। तो इसलिए सबसे पहले ज़रूरी है कि आप कोऑर्डिनेट सिस्टम वाला लेक्चर्स जो वेक्टर अलजेब्रा एंड वेक्टर कैलकुलस का पार्ट है उसको पहले आप देख लीजिए, तभी इस लेक्चर को देखिए या इससे आगे वाले लेक्चर्स को देखिए, तभी आपको समझ में आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है एग्जैक्टली सेम प्रॉब्लम है, बट यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड का क्या कर दिया? चेंज कर दिया। इलेक्ट्रिक फील्ड को थोड़ा सा चेंज कर दिया और उसने क्या बोला है? यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। लास्ट वाला जो इलेक्ट्रिक फील्ड था वो नॉन यूनिफॉर्म था, अभी इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो यूनिफॉर्म है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड कितना हो जाएगा? E इज इक्वल टू ई नॉट जेड कैप दिया है, राइट। तो देखिए ये पोजीशन पे डिपेंड, ये जेड कैप डायरेक्शन को शो कर रहा है लेकिन ये ई नॉट पोजीशन पे डिपेंड नहीं कर रहा है। इसीलिए जो ये इलेक्ट्रिक फील्ड है ये यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है। हमें फाइंड आउट करना है, फाइंड आउट थ्रू हेमिस्फीयर। हेमिस्फीयर बोलने का मतलब है उसका ये वाला सरफेस और ये वाला सरफेस, इससे कितना फ्लक्स पास होगा। जस्ट इमेजिन करो, इसको हम कंसेप्चुअली करेंगे। जस्ट इमेजिन करो इस सरफेस से जो पास होगा वही इस सरफेस से निकल जाएगा बाहर, क्योंकि डायरेक्शन हमें पता है इसलिए हम इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बना पा रहे हैं, राइट। इस तरीके से जो भी लाइन इससे एंटर करेगी वो इससे बाहर निकलेगी, जो भी लाइन इससे एंटर करेगी उससे बाहर निकलेगी, जो भी लाइन इससे एंटर करेगी वो बाहर निकलेगी, इस तरीके से। इज दैट क्लियर? अगर आपको ये चीज क्लियर है तो आप जस्ट समझिए कि जो फर्स्ट ऑप्शन होगा उसका आंसर क्या होगा। ध्यान से देखिए, यहां से जितनी लाइन अंदर गई उतनी ही लाइन बाहर आई, राइट, उतनी ही लाइन बाहर आई। यानी कि जितना अंदर गया, जितना इनवर्ड फ्लक्स था उतना ही आउटवर्ड फ्लक्स है। तो नेट फ्लक्स कितना हो जाएगा हमारा पास? 0 फ्रॉम हेमिस्फीयर। सेकेंड ऑप्शन में क्या पूछा है उसने? सेकेंड ऑप्शन में पूछा है हेमिस्फेरिकल सरफेस से कितना पास होगा। अब की बार जो क्वेश्चन पूछा है उसने केवल ये ऊपर वाले सरफेस से कितना पास होगा ये हमें कैलकुलेट करना है, राइट है। लेकिन यहां पे भी हम कंसेप्ट लगाएंगे। देखिए जितना नीचे से पास होगा इस वाले स्क्वायर, इस वाले सरफेस से जितना पास होगा उतना ही तो हेमिस्फेरिकल सरफेस से पास होगा, वही तो है। तो यानी कि हम अगर इसके थ्रू फ्लक्स निकाल लें, जितना इसके थ्रू अंदर जा रहा है उतना ही हेमिस्फीयर से बाहर निकल रहा है। तो अगर मैं इसके थ्रू फ्लक्स निकाल लूं, जो हमारा बेस है, राइट, ये जो डिस्क है इसके थ्रू फ्लक्स निकाल लूं तो मैं कह सकता हूं कि वही फ्लक्स इस सरफेस से पास होगा। देयरफॉर मैं लिख सकता हूं फ्लक्स पासिंग थ्रू हेमिस्फेरिकल सरफेस इज इक्वल टू फ्लक्स पासिंग थ्रू बेस, राइट है। ये हमने कंसेप्चुअली लिख लिया कि जितना इससे अंदर जा रहा है उतना ही बाहर निकल रहा है। इसको हम कैसे निकालेंगे? इसको हम निकालेंगे ई डॉट डी एस, राइट। ई की वैल्यू कितनी दी है बताइए? ई की वैल्यू हमें दे रखी है यहाँ पे ई नॉट जेड कैप, राइट। और डी एस की वैल्यू क्या है इसके लिए? डी एस जेड कैप। उसका यूनिट वेक्टर, अगर मैं डी एस का यूनिट वेक्टर यहाँ पे बनाना चाहूँ तो वो परपेंडिकुलर टू दैट सरफेस होगा। तो सरफेस ये है तो उसके परपेंडिकुलर हमने बना दिया, तो ये ds वेक्टर हो गया, तो ds हो गया।
अब बताइए मेरे को, यहाँ पे ई नॉट तो यूनिफॉर्म है, वो पोजीशन पे डिपेंड नहीं करेगा, तो ये इंटीग्रल डी एस और जेड डॉट जेड 1 हो जाएगा। अब बताइए ये डी एस है, किस सरफेस पे है, ये बेस पे है। ये बेस क्या है, एक सर्कल है। सर्कल के छोटे छोटे एरिया को मैं जब सम करूंगा तो टोटल एरिया ऑफ द सर्कल आ जाएगा। टोटल एरिया ऑफ सर्कल कितना आ जाएगा, ई नॉट इंटू पाई आर स्क्वायर। सो देयरफॉर फ्लक्स पासिंग थ्रू हेमिस्फेरिकल सरफेस इज नथिंग बट ई नॉट पाई आर स्क्वायर। अब अगर मैं आपसे इसी क्वेश्चन को दूसरी तरीके से पूछूं तो व्हाट इज द नेट फ्लक्स पासिंग थ्रू दिस बेस, राइट है। तो बेस से कितना, अगर हेमिस्फेरिकल से इतना पास हो रहा है तो बेस से कितना पास हो रहा है, एग्जैक्टली इतना पास हो रहा है, लेकिन डायरेक्शन क्या है उसकी, इनवर्ड, राइट। ये क्या किधर है, आउटवर्ड, राइट, लेकिन इसकी डायरेक्शन क्या है, इनवर्ड, राइट। तो इतना ही फ्लक्स इनवर्ड जा रहा है, उतना ही फ्लक्स आउटवर्ड जा रहा है, तो नेट फ्लक्स कितना हो रहा है, 0। इसीलिए हमने यहाँ पे फ्लक्स कितना रखा था, 0। यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा था, यूनिफॉर्म था। तो यहां से हम एक कंक्लूजन निकाल सकते हैं कि अगर कोई भी क्लोज सरफेस है विच इज प्लेस्ड इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, राइट, सो नेट फ्लक्स पासिंग थ्रू विल बी 0। ध्यान रखिए, राइट, नेट फ्लक्स कितना हो जाएगा उसके थ्रू, 0 हो जाएगा। तो यहां पे हम स्टेटमेंट लिख लेते हैं, इसको ध्यान रखिएगा। इफ ए क्लोज surface is placed in uniform electric field। अब ये यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करें, जब हम मैग्नेटोस्टैटिक्स पढ़ेंगे वहां पे मैग्नेटिक फील्ड की और मैग्नेटिक फ्लक्स की बात करेंगे, तो वहां पे भी ये स्टेटमेंट वैलिड रहेगा, क्योंकि फ्लक्स क्या है, इट इज जस्ट अ नंबर ऑफ फील्ड लाइंस पासिंग थ्रू एनी सरफेस। अब वो फील्ड किसी का भी हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। सो देयरफॉर a closed surface is placed in uniform electric field, then net flux passing through that surface will be 0. That surface will be 0। ये चीज आपको हमेशा ध्यान रखनी है, ओके। आई होप ये न्यूमेरिकल्स आपको समझ में आए होंगे, क्योंकि हमने ये जो एग्जाम्पल्स यहाँ पे किए हैं ये आपकी समझ को बढ़ाने के लिए किए हैं, राइट। तो इस चीज़ का ज़रूर ध्यान दीजिए कि हर न्यूमेरिकल से कुछ ना कुछ की पॉइंट्स जो हम आपको बताते रहते हैं उन चीज़ों को नोट करते रहिए, और उन चीज़ों को अगर हम नोट करते रहेंगे और बार बार रिवाइज करते रहेंगे तो डेफिनेटली आपका जो एग्जामिनेशन में आपका परफॉर्मेंस है वो बहुत अच्छा रहेगा।